नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान की बात रचना के साथ। तो प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले दो पंक्तियां। गिनते गिनते थक गए, अवगुण गिने न जाएं। गिनते गिनते थक गए, अवगुण गिने न जाएं। जो ढूंढूं गुण आपने, 10 भी गिन ना पाए। गिनते गिनते थक गए, अवगुण गिने न जाएं। जो ढूंढूं गुण आपने, 10 भी गिने न जाएं। ऐसे है हालात की रचना भी अकुलाए। ऐसे है हालात की रचना भी अकुलाए, और अभी है सीखना, तब जीवन मुस्काए। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जी हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ पर कुछ गिनने आए हैं और कुछ सीखने आए हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हमारी शिक्षा की, उसके पुराने तरीके, उसके नए तरीके, और आगे फ्यूचर में हमारे लिए क्या क्या है। और इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर दिनेश सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार नमस्कार। शिक्षा आज के जमाने में इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि कोई भी कपल अब संतान पैदा करने से हिचकिचा रहा है कि इसकी पढ़ाई कैसे देखूंगा। या तो दो करता है, या तो एक करता है, या तो नहीं करता है। तो कैसे शिक्षा सारे लोगों तक पहुंचे, इस बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। पर इससे पहले हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर दिनेश सिंह पर एक खास रिपोर्ट। प्रोफेसर दिनेश सिंह शिक्षाविद और गणितज्ञ। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की और फिर उसी कॉलेज में टीचर भी बने। पढ़ने पढ़ाने का सफर यहीं नहीं थमा, फिर एक दिन उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने। देश में गणित के टॉप के टीचरों में शुमार किए जाते हैं प्रोफेसर दिनेश सिंह। मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले प्रोफेसर सिंह के पिता युवन सिंह गणित के जाने माने प्रोफेसर रहे। उन्होंने भी देश और विदेश से अपने जमाने में पढ़ाई की थी। बाद में वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने और वाइस चांसलर भी। बीच में वो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रो वाइस चांसलर भी बने। प्रोफेसर दिनेश को गणित से प्यार और टीचिंग में रुचि अपने पिता से मिली। दिल्ली विश्वविद्यालय के वीसी रहते हुए प्रोफेसर दिनेश सिंह कई वजहों से सुर्खियों में रहे। उसमें सबसे ज़्यादा चर्चित था उनका 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स का प्रस्ताव। उस वक्त उनके प्रस्ताव का बहुत अधिक विरोध हुआ और उन्हें योजना वापस लेनी पड़ी। लेकिन अब वो बताते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो भी कुछ प्रावधान किया गया है, उसमें से अधिकतर की बुनियाद वहीं से है। प्रोफेसर सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। आज ज्ञान विज्ञान के इस शो में प्रोफेसर साहब हमें बताने वाले हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों के हिसाब से और शिक्षकों के नजरियों से क्या कुछ चुनौतियां हैं। भारत की शिक्षा पद्धति में क्या कुछ बदलाव होने चाहिए ताकि इस देश में और रामानुजम पैदा हो सके। वो हमें समझाएंगे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है, हमारे पुराने जमाने की गुरुकुल की फिलॉसफी कितनी सही थी। प्रोफेसर दिनेश सिंह को सुनना आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वे देश के IIT जैसे संस्थानों में सिलेक्शन को लेकर और पढ़ाई के तरीकों को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आप हमें बताइए कि कैसे आपने अपनी जीवन यात्रा शुरू करी, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई, कैसे आपने गणितज्ञ बनना के बारे में सोचा, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो मैं आपके लिए ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने अपने जीवन में कोई विशेष मंसूबे नहीं बांधे थे। अपने आप ही होता गया मेरे साथ जीवन में। मेरा जन्म बनारस में हुआ, परंतु मैं वहाँ रहा नहीं हूँ। मेरे जन्म के लिए माँ हमारे पुश्तैनी घर में गई थी और वहाँ मैं जन्म मेरा हुआ। उसके बाद 2-3 महीना रह के फिर वापस आ गई। पिताजी उस समय अलीगढ़ में थे, तो वहाँ से माँ गई थी। जब जन्म हो गया, 2-3 महीने हो गए, मैं लौट आया अलीगढ़ और वहाँ मैं करीब 2 वर्ष रहा, तो बहुत छोटा सा था। फिर पिताजी वहाँ से बड़ौदा चले गए थे। वहाँ नई विश्वविद्यालय बनी थी, वहाँ उनको नियुक्ति हुई तो वहाँ चले गए। तो मेरा बचपन बड़ौदा में बीता है, गुजरात में, और 9वीं कक्षा में मैं दिल्ली आ गया। तो फिर उसके बाद दिल्ली में पढ़ाई की और गणितज्ञ तो ऐसे ही बन गया। कुछ गणित अच्छा लगता था, तो स्कूल के बाद क्या करना है, तो हमको पिताजी और उनसे ज़्यादा हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि तुम गणित में अच्छे हो, गणित पढ़ लो। तो ऐसे ही दाखिला ले लिया। तो आपने ये सोचा नहीं कि सिविल सर्विसेज भी कर सकते हैं और कोई कुछ? इच्छा नहीं थी, इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी। गणित मुझे भाती थी, तो मैं गणित से जुड़ा था वैसे भी, चाहे डिग्री लेता न लेता।
गणित में मैं काम करता था, पढ़ता था, वो सब मन अच्छा लगता था, पर ये नहीं सोचा था कि मैं इसके साथ करूंगा क्या, खाऊं पीऊंगा कैसे, मैंने नहीं सोचा था, सिर्फ गणित से जुड़ा हुआ था। आप अपने परिवार से, अपने पिताजी से खास तौर से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे, तो क्या प्रभाव था उनका आपके ऊपर, और क्या आप उनका अनुसरण कर रहे थे? क्या आप उनकी अचीवमेंट्स तक पहुंच पाए? देखिए, मैं नहीं जानता कि पहुंच पाए कि नहीं। हर व्यक्ति के लिए उसका पिता एक बहुत ही ऊंचे स्तर पे रहता है और आदर्श की तरह रहता है, हर एक के लिए। मेरे लिए भी थे वो, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आज भी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि पिताजी बोल रहे हैं, इतना ज्यादा उनका प्रभाव मेरे अंदर है। विद्वान थे, वे भी गणितज्ञ थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर पेरिस से किया, और वापस आए तो उनको जवाहरलाल नेहरू ने डिनर पे बुलाया। पिताजी का नाम बहुत हो गया था गणित की दुनिया में। तो एक दिन उनको पत्र मिला कि प्रधानमंत्री आपके साथ जो है भोजन करना चाहते हैं। वो कभी मिले नहीं थे नेहरू से, और पेरिस से लौटे थे, मेरे ख्याल में 1952 का साल था, 52-53 रहा होगा। करीब 3 घंटा जवाहरलाल जी बैठे पिताजी के साथ। उन्होंने 2-3 और यंग साइंटिस्ट को बुलाया था, और नेहरू ने बातचीत की, और इन लोगों ने भी कुछ कहा होगा। मुझे कष्ट है कि पिताजी से उसका मैंने और विवरण वर्णन लिया नहीं। बाद में मुझे एक ही बार सुनाया, पिताजी अपने बारे में ज्यादा बोलते नहीं थे, परंतु ये उन्होंने कहा कि उनको लगा कि प्रधानमंत्री बहुत इच्छुक हैं कि विज्ञान के आधार पर भारत की प्रगति होनी चाहिए। उसके कुछ ही दिनों बाद जाकिर हुसैन साहब अलीगढ़ में नए नए वाइस चांसलर बने थे, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने। उन्होंने पिताजी को निमंत्रण भेजा कि आप यहाँ आइए। पिताजी ने अप्लाई नहीं किया था, कोई इंटरव्यू नहीं, सीधे उनकी नियुक्ति हो गई। बाद में पता चला कि उनको जवाहरलाल जी ने कहा था कि इनको ले जाओ वहां, प्रतिभाशाली हैं, भला करेंगे। वहां से फिर 2-2.5 साल बाद उनको हंसा मेहता बड़ौदा ले गई, जहां वो वाइस चांसलर थी। उनके बारे में भी अद्भुत बात है, उनको सरदार पटेल ने बनाया था वाइस चांसलर, और वो विश्व की पहली महिला वाइस चांसलर थी। पूरे विश्व में इतनी प्रगतिशील सोच थी सरदार पटेल की, भारत की। हंसा मेहता फ्रीडम फाइटर भी रही, उनके हस्बैंड चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, लेकिन बहुत ही विद्वान महिला, जबकि उनके पास एमएससी भी नहीं थी, पीएचडी तो छोड़ दीजिए। तो उन्होंने पिताजी को निमंत्रण भेजा। वहां भी पिताजी ने अप्लाई नहीं किया था, उनको नाम काफी था तो वहां बुला लिया। तो वहां वो 11 साल रहे, और वहीं पर मैं पढ़ाई शुरू की स्कूल से। तो इसी तरह पिताजी विद्वान थे, भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि, वैज्ञानिक, आर्टिस्ट, सबसे उनका परिचय था, दोस्ती थी उनका, हमारे घर आना जाना रहता था। महादेवी वर्मा पिताजी को राखी बांधती थी। निराला पिताजी के आरंभ के जीवन में पड़ोसी थे। माँ के हाथ की पकौड़ी उनको बहुत पसंद रहती थी। तो आप समझ सकती हैं कि क्या माहौल था। वन ऑफ द फॉरमोस्ट पेंटर्स ऑफ इंडिया बेंद्रे हमारे पड़ोसी थे, एकदम नेक्स्ट डोर नेबर थे। और 2 फ्लैट छोड़ के शंखो चौधरी, वन ऑफ इंडियाज वेल नोन स्कल्प्टर्स थे, वो हमारे दोस्त थे। तो हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा। पिताजी से तो ये सब चलता रहता था, आदान प्रदान विचारों का, लेन देन का, तो हमारे पे भी पड़ गया। तो भाग्य अच्छा था मेरा। तो आपको माहौल तो बहुत पॉजिटिव मिला बचपन से बड़े होने तक। लेकिन सर, मैंने सुना है कि आप बहुत शरारत करते थे, और एक बार आप 8 मंजिला इमारत पे चढ़ गए थे, और आपकी शिक्षिका थी शिवा दुआ जी, उन्होंने आपको रोका। तो थोड़ा उस किस्से के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। वो थोड़ा एम्बैरेसिंग है हमारे लिए। शरारत मैं नहीं जानता हूं कि मैंने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं देखा कि ये शरारत, इट वॉज एन एडवेंचर। जी। मैं और एक मेरा दोस्त था, हम दोनों सेंट स्टीवेंस, मैं स्कूल में था, वो मुझसे कुछ बड़ा था, वो सेंट स्टीवेंस कॉलेज में जा चुका था। बाद में मैं भी उसी कॉलेज में गया। उस समय मैं स्कूल में था दिल्ली में। दिल्ली की पहली 8 मंजिला बिल्डिंग थी, उसका नाम है रिवेरा। एक दिन हम दोनों वहीं पर, वो वहीं रहता था और हम ठीक उसी कंपाउंड में एक और बिल्डिंग में रहते थे। तो कुछ बातचीत चली, तो ये हुआ कि देखें चढ़ा जा सकता है कि नहीं। हम लोग बाहर से चढ़ गए ऊपर तक, और शिवा दुआ उसी समय टहलने निकली, सूर्यास्त हो रहा था। उन्होंने देख लिया, तो हम तो खैर निकल गए, पार हो गए, लेकिन जाके उन्होंने पिताजी को बता दिया। तो पिताजी 2-3 दिन तक तो कुछ नहीं बोले। एक दिन रात को भोजन के समय हमसे पूछा कि तुम उस बिल्डिंग पे चढ़े थे क्या? तो हमने कहा चढ़े थे। सडनली मुझे लगा कि इनको मालूम पड़ गया। तो हल्का सा उन्होंने डांटा मुझे कि देखो, ये खेल कूद की बात अलग होती है, मैं खुद चाहता हूं कि खेल कूद जीवन में बना रहे,
परंतु ये खतरे के काम मत लिया करो। तो मैंने देखा कि उसके बाद में शिवा दुआ से बचता था काफी। तो इस तरह से था। अब मैं नहीं जानता इसको शरारत दृष्टिकोण से देखा जाए कि नहीं, मेरे लिए ये एक एडवेंचर था। तो सर आप जैसे स्कूल को और कॉलेजेस को आप यज्ञ भूमि मानते हैं, और आप मानते हैं कि शिक्षकों की और विद्यार्थियों की दोनों की भूमिका है उस यज्ञ भूमि को बनाने के लिए। तो आपके लिए शिक्षा का एक्चुअली में मीनिंग क्या है, कि आप किसको शिक्षा मानते हैं? ये एक मजेदार बात है जो आपने अभी छेड़ा। मेरी ऑनलाइन एक मीटिंग चल रही है, मैं एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ जिसमें भारत के कई लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं। तो बातचीत चल रही थी, सेल फोन पे दर्ज है मेरा वक्तव्य भी वहाँ। मैंने पूछा था उस दौरान, हमारी जो चर्चा चल रही थी, एक प्रोजेक्ट है, गहरी प्रोजेक्ट है, इट्स कॉल्ड द इंटरनेट कॉलेज, हम उसको बना रहे हैं। उस पर मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या कबीर लिटरेट थे, क्या उनको लिखना पढ़ना आता था कि नहीं। जितना मैं समझ सका, देखिए मैं कबीर का अनुयायी हूं, बड़ा प्रभाव पड़ा है मेरे ऊपर, वो पिताजी के कारण। वो भी कबीर को बहुत मानते थे, तुलसीदास को मानते थे। तो मुझे किसी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया इनमें से कि कबीर पढ़े लिखे थे कि नहीं। मगर कौन कहेगा कि कबीर ज्ञानी नहीं थे। कबीर के ऊपर हजारों पीएचडी हुई है, और शायद वो लिखते पढ़ते नहीं थे क्योंकि वो जुलाहा थे, जिस माहौल में, जिस परिवार में रहते थे। लेकिन उनका ज्ञान तो देखिए, खुद कबीर कहते हैं ना कि जात न पूछो साधु की, पूछ लो ज्ञान। तो कबीर पे लागू होता है। तो उसको नहीं मैं शिक्षा मानता जिसको हम अक्सर औपचारिक रूप से देखते हैं। शिक्षा वह चीज है जो आपके अंतरात्मा को जगा दे, उसको शिक्षा कहते हैं। वही प्रशिक्षण का मार्ग है। अंतरात्मा को कोई भी चीज, कोई अनुभव, कोई किस्सा किसी तरह से जगा लो तो आप प्रशिक्षित होना शुरू हो जाते हैं। तो कबीर की अंतरात्मा जगी थी। ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या अनुभव था जिससे वो जागे, परंतु मैं मानता हूं कि जो लोग हाथों के प्रयोग में निपुण होते हैं उनकी अंतरात्मा अक्सर जगी हुई होती है। मैंने खूब देखा है। मैंने नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव अमेरिकन हैं, जो अपने हाथ से अपने ब्लैंकेट्स वगैरह बनाते हैं ऊनी, उनके अंदर इतने ऊंचे दर्जे की कविता समाई रहती है। वो भी इलिटरेट ही है एक तरह से, थे कम से कम पहले, और वो इतने ऊंचे दर्जे की कविता स्पिरिचुअल निकालते थे। आंध्रा के वीवर्स में मैंने ये देखा है। तो ये तो प्रशिक्षित नहीं है उस दृष्टिकोण से कि कोई औपचारिक डिग्री है, परंतु ज्ञान है, उसमें विद्वता है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं उसी को शिक्षा मानता हूं। और दिक्कत की बात है कि हमारे आधुनिक जीवन में जिसको हम शिक्षा समाज के दृष्टिकोण से देखते हैं, वहां इस तरह का अंतरात्मा से परिचय बहुत कम लोगों का हो पाता है। बाद में वो जीवन में थोड़ा भटकते रहते हैं। लेकिन आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे जो इस प्रकार के लोग हैं जिनकी अंतरात्मा की आवाज उठ चुकी है और वो अपने को सजग बना चुके हैं। तो जैसे कि अगर हम अंतरात्मा की सिर्फ बारे में बात करें, तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, या हम सभी लोग जो प्रैक्टिकल रूप से हम जो ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे एम्प्लॉयबल हो जाएं, कैसे हम अपनी जीवन यापन करें, कैसे हम अपने बच्चे को आगे पढ़ा पाएं, उनकी हम देखरेख कर पाएं। तो अगर हम ऐसी वाली शिक्षा ना लें जो हम आज के देश में करें, तो हम एम्प्लॉयबल कैसे होंगे? देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कि घोड़ा गाड़ी को आप घोड़े के आगे लगा दे रहे, उल्टा कर दे रहे। आप एम्प्लॉयमेंट मत खोजिए। तो मैं देखिए एक एक्सट्रीम उदाहरण आपको देता हूं, बहुत ही एक्सट्रीम, श्रीनिवास रामानुजन का। वो 12वीं भी नहीं पास थे। उनको पूरे जीवन पर्यंत इसका फिक्र नहीं था कि मैं कमाऊंगा कैसे, खाऊंगा कैसे। वो गणित, उनकी अंतरात्मा की आवाज ने गणित को पकड़ लिया था। और वो उस समय 8-9 साल के थे जब ये वो अनुभव हुआ। और वो कैसे हुआ ये भी मैं स्पष्ट कर देता हूं। जब वो स्कूल में थे, उनके हाथ एक पुस्तक लगी, अंग्रेज की लिखी हुई, लेकिन बड़ी साधारण पुस्तक थी, जिसको आज के दौर में हम कहेंगे ट्यूशन सेंटर की किताब थी। वो उनके हाथ लगी, लेकिन उसी से अंतरात्मा की आवाज उठ गई कि गणित से जुड़ जाओ। अब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, गणित से जुड़ गए, लीन हो गए। यहां तक कि उनको खाने को भी नहीं मिलता था। बड़े गरीब घर से थे, तो पड़ोसी दया करके कभी कभी खिला भी देते थे, कभी भूखे रह जाते थे, लेकिन वो उसमें लीन हो गए थे। पिताजी उनको यही चिंता थी कि ये नौकरी नहीं करेगा, इसी में लीन रहता है। रामानुजन को फिक्र नहीं हुआ।
क्या होता है मुझे बताए। अंतःकरण की आवाज ने उनको, वो उनका घोड़ा था, गाड़ी उनके अपनी जो शरीर थी वो खींच रही थी कि इसके साथ जुड़े रहो। वही रामानुजन की प्रतिभा दुनिया ने पहचान ली। उनको कैम्ब्रिज में जो है इतना बड़े वेतन पे रखा गया कि वो धन नौकरी वो तो अपने आप आ गया। देखिए, योगी जब अपनी योगिक क्रियाओं से जुड़ता है, जिसको तपस्या कहते हैं, तो वो इसलिए नहीं जुड़ता है कि मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, वो तो जुड़ना चाहता है ईश्वर से। परंतु जब उस मार्ग पे वो चलता है तो ये सारे गुण लाभ ये सब उसके पास अपने आप आ जाते हैं। तो रामानुजन के पास नाम ख्याति धन सब कुछ आया, उससे वो विचलित नहीं हुए, न बहके, पर अपने आप आ गया। मैंने ये जीवन में देखा है। मेरे एक मित्र थे, मुझसे बहुत बड़े थे, बुजुर्ग, बड़े विद्वान थे, दून स्कूल के वो प्रिंसिपल रहे थे। मैं करीब उस समय 30 साल का रहा हूँ। ऐसी बातचीत चल रही थी तो कुछ मैंने भी इसी तरह की बात कही कि नंबर नहीं आए तो जीवन में सफल कैसे होगा। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, मेरे 3 बेटे हैं, जो बड़े 2 हैं खूब मेहनती थे, पढ़े खूब, जीवन में ठीक ठाक कर रहे हैं, ठीक है। छोटा वाला बिल्कुल पढ़ता नहीं था, एकदम मस्त रहा, सबसे ज्यादा धन वही कमा रहा है, सबसे ज्यादा संतुष्ट और सुखी भी वही है। कोई उसने विशेष पढ़ाई नहीं की, लेकिन अपने को उसने अंदर से जगा के रखा किसी चीज से। उन्होंने कहा कि ये शिक्षा जिसको हम औपचारिक ढांचे में रखते हैं, उससे सफलता का कोई भी मापदंड ले लो नहीं जुड़ा रहता है। मैंने इतने लोगों को देखा है आईआईटी एमबीए करके दुखी रहते हैं जीवन में, थोड़ा पैसा आ भी जाता है तो कष्ट में रहते हैं। और ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे लेकिन आनंद में है, क्योंकि जीवन की जो यात्रा है वो अंतर आत्मा की आवाज के घोड़े से चल रही है, तो फिर वो सुखी है। सर, मैं भी जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ तो पेरेंट्स अक्सर आके हम लोगों से मिलते हैं और बोलते हैं कि मैडम ये बताइए कि इसमें एम्प्लॉयबिलिटी है क्या, कि हमारे बच्चे की जॉब लग जाएगी क्या। तो सर, पहला क्वेश्चन जो उनका होता है, माँ बाप का, पेरेंट्स का, बच्चे तो छोटे होते हैं, 17 साल के 18 साल के आते हैं हमारे पास में, तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि बच्चे की जॉब लग जाएगी ना। तो अब इस क्वेश्चन को, कि हर कोई उतना रामानुजन जितना तो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि हर इंसान अपने आप को अंदर से उतना ही जगा सकता है और उस लेवल तक? बिल्कुल, उसमें देखिए, मैं मानता हूं कि आपको रामानुजन नहीं बनना है, आपको आप बनना है। खुद अंदर के गुण जगाइए, लेकिन कैसे पकड़ेंगे आप अपने कि क्या गुण है मेरे अंदर, वो अंतःकरण की आवाज क्या है। तो उसके लिए हमें कुछ चीजों से जुड़ना पड़ता है समाज में। रामानुजन भी उस पुस्तक से जुड़े ना, किसी ने दिया। महात्मा गांधी ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पे नाटक था, 7 साल की उम्र में देखा, तो उसके बाद आत्मा की आवाज कही कि तुम सत्य से जुड़ो, यही तुम्हारा मार्ग है, इसी से जुड़ो। सचिन तेंदुलकर ने किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखा, 10 साल के थे, उनकी आवाज उठ गई कि यही करना है। इनमें से किसी ने यह नहीं सोचा कि मैं इससे धन कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा ना, मेरा मन इसी में लीन है। तन मन धन से ये लोग छोड़कर इसमें जुड़ गए। आप अमिताभ बच्चन को ही ले लीजिए, उन्होंने बीएससी किया किरोड़ीमल कॉलेज से। जहां तक मुझे मालूम है, उन्होंने मुझे कुछ बताया था व्यक्तिगत तौर पे भी, लेकिन शायद उन्होंने 4 वर्ष ली जो 3 साल की डिग्री थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मन लगता रहा होगा उनका पढ़ाई में। लेकिन वहां एक पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे जिनको लगा कि ये एक्टिंग में ठीक रहेगा। वो एक नाटक वहां प्रोड्यूस कर रहे थे, लिंकन के जीवन पे आधार था। उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा, लिंकन का पात्र तुम निभाओ, और उन्होंने निभाया, और वहीं से आवाज उठ गई कि तुम एक्टिंग से जुड़ जाओ। उसके बाद उनको बहुत अच्छी नौकरी मिली कलकत्ता में, अच्छी खासी नौकरी, खूब अच्छा कमा रहे थे, मगर संतुष्ट नहीं थे। मैंने कहा ना, अक्सर मैं देखता हूं एमबीए वगैरह के लोग दुखी से रहते हैं, कुछ जिसको कहते हैं परेशान से हैं। उनको भी था, बार बार गूंज रही थी आवाज कि एक्टिंग करो, एक्टिंग करो। एक दिन उन्होंने त्याग दिया और चले गए बॉम्बे। कुछ पता नहीं था, और हमसे उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था मैं हीरो बनूंगा, मुझे एक्टिंग करना था, और मैं एक्टिंग करने आया, हीरो तो बन गया। तो ये भी नहीं था। उसमें आप लीन हो जाइए तो ऊपर वाला मजबूर हो जाता है, वो बंध जाता है, और फिर वो आके आपके साथ जुड़ जाएगा, आपको प्रदान करेगा आपकी इच्छाओं।
ये होता है। देखिए मीराबाई के जीवन से आप देखिए, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, कृष्ण भक्ति में लग गए। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर दूजा न कोय, सब कुछ त्याग के वो कृष्ण की भक्ति में लग गई, तो अमर हो गई। उनको तो विष भी नहीं लगा, रोम रोम में ईश्वर बस गया, तो जगह कहां थी विष के लिए, तो विष लगा नहीं। अमरता इसी को कहते हैं। रामानुजन के रोम रोम में गणित बस गया, अमर हो गए। यकीन कीजिए अमिताभ बच्चन का नाम भी खूब रहेगा इस इतिहास में, क्योंकि इतने ऊंचे दर्जे के एक्टर हैं। तेंदुलकर का रहेगा, इन सबके रोम रोम में इनका ईश्वर बस चुका है। वही करें लोग, लेकिन हमारा जो मिडिल क्लास पेरेंट है ना, वो हर वक्त विचलित रहता है। वो अपने बच्चे का जीवन थोड़ा कठिन बना देता है बेवजह। थोड़ा धैर्य धरे और उसको अपने आप समझने दें कि उसको क्या भाता है, और आप देखिए कितना भला होगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हवा में बात कर रहा हूं, मैंने असंख्य उदाहरण देखे। मैं तो आपको ये बहुत जाने माने उदाहरण दे रहा हूं, मैंने असंख्य देखे हैं। खुद मैंने कई प्रयोग किए हैं लोगों के साथ, जिसमें उनके अपने अंतरात्मा की आवाज से जो था मैंने जोड़ के रखा, और वो किसी भी मापदंड से आप देखिए सफल है जिंदगी में, धन भी कमा रहे आपके हैं, हिसाब खुश से भी जो है। हमारी जो नई जो हम पद्धति अभी फॉलो कर रहे हैं, उससे हम जो है वो एम्प्लॉय नौकर बन रहे हैं, बल्कि हम लीडर नहीं बन पा रहे हैं। लीडर भी बने ना, आप ना लीडर के तलाशिए ना एम्प्लॉयमेंट तलाशिए, आप अपने आप को तलाशिए, खुद को पहचानिए, तो आपको अपने आप रास्ता भी दिखेगा। असली चीज है मन संतुष्ट रहे, प्रज्वलित रहे, सुखी रहे, तो सब कुछ और हो जाता है। हम हर चीज को ना भेड़ चाल से नापते हैं कि अरे वो धन कमा रहा है, उसने आईआईटी दे दिया, एमबीए कर लिया, हमारा भी बेटा कर ले। भेड़ चाल के चक्कर में नहीं आना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। तो जैसे आप डीयू के वाइस चांसलर रहे, बहुत साल रहे, और आपने और भी यूनिवर्सिटी विजिट करी होंगी, आपको कैसे माहौल कैसा लगता है कि डीयू का माहौल कैसा है? बहुत पॉपुलर है डीयू, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो है बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो डीयू का, बीएचयू का, या आईआईटीज का, या जेएनयू का, ये माहौल कैसे फर्क है? क्या इनके कल्चर में फर्क है? देखिए काफी समानताएं भी हैं, लेकिन भिन्नता भी काफी है। ऐसा नहीं है, डीयू अपने में अनोखी है। और जिस वर्ष मैं वाइस चांसलर बना था, तो डीयू में कुछ नए प्रयोग मैंने वहां पर आरंभ किए थे। तो जो प्रयोग थे, आज वही सरकार ने शिक्षा नीति के रूप में अपनाया है, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं 2020 की। वो मेरे ही दिए हुए प्रयोग हैं। तो कुछ हद तक मैं मानता हूं कि उसमें मुझे सफलता भी मिली, वो डीयू से मिला है। ये शिक्षा नीति डीयू की देन है। तो उस तरह से डीयू थोड़ा अनोखी भी है। मैंने एक बार एक शो प्रोड्यूस किया था डीयू में, साउंड एंड लाइट शो, जिसको अंग्रेजी में या फ्रेंच में कहते हैं सॉ ए लुमियर। तो डीयू अ लेजेंड 1857 टू 1947 मैंने डीयू की दास्तान पूरी वहां पर दर्ज कराई थी साउंड एंड लाइट प्रोग्राम में। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 में डीयू तो नहीं थी, लेकिन जहां वो आज स्थित है वहीं पर 1857 के एक सबसे खूनी घमासान युद्ध हमारे क्रांतिकारियों का अंग्रेजों के साथ हुआ था। अंत में हम हार गए, उसके कई कारण हैं। हमने दबोच लिया था गोरों को, और वहां उन्होंने कुर्बानी दी। एक नहीं, हजार थे, हजारों थे हमारे क्रांतिकारी। उसी से वह भूमि पावन है, हम उसी से उसको लेकर हम सिद्ध हो सकते हैं। ये पावन भूमि है। तो डीयू वही स्थित है। तो मैं मानता हूं कि उसकी यात्रा 1857 से आरंभ हुई है। और जब डीयू बनी तो वह वाइस रॉय का घर था। उसके पहले 5 वाइस रॉय ने भारत पे राज किया है, उसी स्थान से जो वाइस चांसलर का दफ्तर है। और वहीं पर एक वक्त गुप्त रूप से भगत सिंह को कैद करके रखा था। वाइस रॉय के घर में नीचे एक भूमिगत कारागार है। एक बार उनको रखा था, एक बार रास बिहारी बोस को रखा था, एक बार अरुणा असफ अली को। ये 3 क्रांतिकारी। चंद्रशेखर आजाद डीयू में शरण लिए थे जब अंग्रेज पीछे पड़े थे, वो जो काकोरी वाला डकैती केस था उसके बाद। तो आप समझ सकती हैं कि डीयू इन आईआईटीज और जेएनयू से भिन्न है। यहां पर बहुत बड़े बड़ी हस्तियां आई हैं, रही हैं, भारत को दिशा दिया है। तो मैंने उस साउंड एंड लाइट शो में अंत में मेरा एक छोटा सा वक्तव्य है, मैंने यही कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारत समाता है और भारत में दिल्ली यूनिवर्सिटी समाती है। मुझे दोनों में अंतर नहीं दिखता। तो ये उसकी एक विशेषता है, और डीयू ने बहुत योगदान भी दिया है और आगे भी उम्मीद रखता हूं कि देगी।
हमें लेकिन इसको लेकर हमेशा सतर्क रहना है। ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ वो बच्चा आता है पूरी आस्था के साथ कि वो जीवन की यात्रा में सफल हो जाएगा। और हमें करना क्या है, नई शिक्षा नीति जो है उसमें हमने क्या किया था, हमने भारत की परंपराएं जो पुरानी प्राचीन थी, जिसकी वजह से भारत एक जो है माना जाना हुआ स्थान था जहां ज्ञान विज्ञान के लिए बहुत कुछ होता था, वहीं से कई सिद्धांत को अपनाया है। तो हमने व्यवहारिकता जोड़ी है शिक्षा में, उस शिक्षा नीति में व्यवहारिकता है। हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए समाज की आवश्यकताओं से, चुनौतियों से जोड़िए। हमने क्या कर रखा है, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं थोड़ा भटक गई हैं, सब ब्लैक बोर्ड पे रटाते हैं, फिर इम्तिहान में वही रटाए हुए सवाल उससे जुड़े रहते हैं, उसको पूछते हैं, बच्चे का कोई भला नहीं होता, ना वो अपने आप को पहचानता है, ना कोई व्यवहारिक चीज जीता। इस शिक्षा नीति में डीयू से जो उत्पन्न हुई, उसमें हमने यही किया है कि तो हमारी शिक्षा व्यवहारिकता नीति जोड़ी है। में जो जैसे आपने व्यवहारिकता की बात कही कि हम लोग भी जैसे अब तक इतनी बड़ी उम्र तक भी हम लोग फाइनेंस के बारे में नहीं जानते, कंज्यूमर राइट्स के बारे में नहीं जानते, हम अपने बेसिक जो हमारे अधिकार हैं, लीगल राइट्स हैं, उनके बारे में नहीं जानते। तो सरकार क्यों ये बहुत ही छोटे लेवल पर इन चीजों को क्यों नहीं इंक्लूड करवा देती? क्यों करवा दिया है सरकार ने। अब तो अभी शिक्षा नीति में यही है। दिक्कत क्या है कि देखिए, हमारी आदत भी पड़ गई, हर चीज हम सरकार के ऊपर छोड़ते, वो क्यों नहीं करती। यूनिवर्सिटीज को पूरी छूट है। मुझे ऐसा लगता है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। शिक्षा नीति में इतने अच्छे अच्छे गुण जड़े हैं, जी अब कितना सरकार हर वक्त आपका हाथ पकड़ के तो नहीं ना सिखाएगी लिखना। आप कुछ अपने से प्रयास कीजिए, क्या करना है। और इसका प्रयोग हमने जम्मू कश्मीर में किया है। जी वहां एक डिग्री मैंने कायम की है, उस डिग्री का नाम है डिजाइन योर डिग्री, डिग्री का नाम ही है। जी तो हर बच्चे को 12वीं के बाद दाखिला मिलता है, और उसको ये नहीं कहा जाता है कि अब तुम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे या हिस्ट्री पढ़ोगे, नहीं, पहले वर्ष आप अपने को मजबूत बनाइए, अंतरात्मा की आवाज को धीरे धीरे जगा के पहचानिए। जी और उसके जो पहचानने की विधि है बड़ी सरल है। आप समाज के चुनौतियों से पाठ्यक्रम को जोड़िए, प्रोजेक्ट के मोड में उन चीजों से जुड़िए, ग्रुप्स में आप ट्रांसडिसिप्लिनरी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अपने कम्युनिकेशन, आईटी और डेटा स्किल्स बढ़ाइए। जी ये पहले वर्ष में करते करते हर बच्चे को आभास होने लगता है, किसी को गणित से, किसी को टेक्नोलॉजी से, किसी को पॉलिटिकल साइंस से, किसी को स्टार्टअप से जुड़ना पड़ता है। अपने आप उसके मन से आवाज आती है। दूसरे तीसरे वर्ष के जाते जाते वो किसी न किसी चीज में विशेषज्ञ बन जाता है। तो उसी को कहते हैं कि अपनी डिग्री उसने डिजाइन कर ली, और फिर उसके मन के अनुसार ये डिग्री चौथे वर्ष में लेकर निकल जाता है बाहर। तो बच्चे बड़े खुश हैं, आप जाके देखिए कभी वहां। जी जी। तो सर, जैसे आप वाइस चांसलर रहे और हम लोग भी अब इसी सीढ़ी पे चल रहे हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, देन एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर। तो भाई हम भी देखते हैं यूनिवर्सिटीज में जो ऐसे पद पर आगे बढ़ता चला जाता है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बढ़ते चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपीरियंस एक प्रोफेसर बनते बनते किसी ने हासिल किया, उससे स्टूडेंट्स वंचित रह जाते हैं। एक प्रोफेसर एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, आप भी वाइस चांसलर बने, तो मैं आप इस वेट बारे कर में रहा क्या कहना था, आप चाहेंगे? आएंगे मेरे ऊपर कटाक्ष करने। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं नहीं, या देखिए ये चॉइस होनी इसको चाहिए? बुरा न मानिए। देखिए, हर कोई नहीं बनता एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मेरे विभाग में गणित में कम से कम 20-25 तो प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर तो मैं अकेले बना ना, बाकी तो उठ कि और भी रोल होते हैं प्रोफेसर्स के, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल बहुत बढ़ते चले कम जाते होते हैं, हैं जो लेक्चर्स कम होते चले जाते हैं, नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऐसा बढ़ते चले जाते हैं। नहीं। ये प्रोफेसर अपने से अगर ये नालायकी कर रहा है तो मैं नहीं जानता, नहीं करना नहीं चाहिए उसको। पॉलिसी वाइज ऐसा ही होता है। नहीं, ये गलत है। देखिए, प्रोफेसर का तो मैं एक चीज आपको बता, इसीलिए ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जब मैं खुद विद्यार्थी था उस समय हार्वर्ड के जाने माने प्रोफेसर गणित के मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि हार्वर्ड में जो सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर होते, सीनियर मोस्ट, वो आपस में लड़ते हैं कि फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट को हम पढ़ाएंगे, क्योंकि उस समय जो बच्चा आता है ना, उसका माइंड फ्रेश होता है, अनमोल्डेड है, ढांचे में नहीं फंस गया है। तो ये अच्छे लोग जो हैं वो जब उससे जुड़ते हैं, दोनों का फायदा होता है, धार से धार बनती है, उसकी धार भी बन जाती है और इनकी धार और अच्छी हो जाती है। यह भारत की एक कमी है। हम लोगों ने क्या किया है, आपने नाम लिया आईआईटी का, आपने नाम लिया जेएनयू का,
इन्होंने अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन को ध्यान से नहीं देखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यही कमी है। हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन को हमने एक तरह से नीचा दर्जा दे दिया। सीनियर लोग सिर्फ एमएससी पढ़ाएंगे या रिसर्च कराएंगे, ये उचित नहीं है। मैं इंपीरियल कॉलेज से पढ़ा हूँ, वहाँ भी यही था। फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट को सबसे अच्छे जाने माने विशेषज्ञ होते थे, वही पढ़ाते थे। भारत में ये उल्टा हो रहा है। तो ये आपने सही बात पकड़ी है कि ये नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान हो रहा है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि भारत सरकार ने इतनी अच्छी शिक्षा नीति दी है, अगर कोई जाकर देखे जो डीयू में पहले हुआ और अब जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो उसी पे आधारित है। ये शिक्षा नीति पे ही आधारित है, डिजाइन योर डिग्री। तो इससे सब अच्छे प्रोफेसर भी जुड़ेंगे और बच्चों का भला होगा, भारत का भला होगा। तो थोड़ा उधर लोग ध्यान दें तो भला होगा। जी, तो सर जैसे हमारे यहाँ हर साल 12वीं पास करते हैं करीब 1 करोड़ या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए कौन गाइडेंस देगा? कैसे शिक्षा उन तक पहुंचेगी? शिक्षा बहुत महंगी भी हो गई है, लाखों रुपए में जो है वो 1 साल की डिग्री का कोई भी फीस होती है। तो कैसे शिक्षा उन तक पहुंचाई जाए? इतनी बड़ी पॉपुलेशन के, भारत के लिए खास तौर से कैसे उन तक पहुंचे? उसका भी देखिए समाधान कोई ऐसा कठिन नहीं है। एक तो ये जो जबरदस्ती लोग दे रहे हैं ना इतनी हाई फीस, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने एक प्रयोग किया था। मैंने करीब 5 वर्ष में, वाइस चांसलर बनने के पहले का किस्सा है, ये मेरा प्राइवेट प्रयोग था। मैंने कुछ अपने साथ अच्छे सोच वाले युवकों को जो पढ़े लिखे थे उनको जोड़ लिया था। करीब 20 थे हम लोग, और 5 वर्ष में हमने 65 बच्चों को लिया जो कि बिल्कुल जिसको कहते हैं वंचित वर्ग से थे समाज के। इसकी हमने परवाह नहीं की कि जात क्या है, धर्म क्या है, ये सब नहीं। किस चीज की परवाह की कि इनके अंदर इच्छा है, जिज्ञासा है कि ज्ञान से जुड़े। और उनको हमने कहा कि तुमको जहां दाखिला मिलता है लेते रहो स्कूल के बाद, उसकी चिंता मत करो। वो अगड़म बगड़म जो पढ़ाएं तुम उसको ग्रहण करो, हमारे साथ जुड़े रहना। तो वहां जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे। कॉलेज के बाद के दिन में, छुट्टियों के दिन में हम उनको अपने तरीके से प्रयोग में जोड़े हुए थे, जो व्यवहारिक भी थी और ज्ञान से जुड़ी थी, समाज से जुड़ी थी। और फिर जब उनके फर्स्ट डिग्री हो गई तो 1 साल और वो रहते थे हमारे। हर वर्ष करीब 10-12 बच्चे रहते थे, 5 वर्ष में करीब 65 थे। वो हमारे साथ 1 वर्ष फुल जुड़े रहते थे। हम उनको, समाज सहायता भी करता है तो हम उनको आर्थिक रूप से मदद भी कर देते थे, क्योंकि अधिकांश लोग आर्थिक रूप से निम्न वर्ग से थे। इनको हमने 1 वर्ष फुल अपने पद्धति से जोड़ा, जो व्यवहारिक थी, जो अब शिक्षा नीति बनी है। और उसका कोई डिग्री नहीं उससे जुड़ी थी, कोई सर्टिफिकेट नहीं था। लेकिन चूंकि मैं अमेरिका में भी प्रोफेसर हूं, 25-27 साल से हूं, तो वहां मेरा रिसर्च वहीं से होता है, बड़े ऊंचे दर्जे का होता रहता है, अभी भी होता है। तो एक बार ये मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इसका बच्चों के लिए भी कुछ लाभ उठाऊं। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मेरे पास कुछ प्रतिभाशाली हैं, गरीब बच्चे, आप लोग यहाँ स्कॉलरशिप दे के इनको पढ़ा दोगे तो इनका भी भला हो जाएगा। तो वो तैयार हो गए, कहा अगर तुम सर्टिफाई करोगे तो हम मान लेंगे। तो एक कागज पे मैं लिख देता था कि ये प्रतिभाशाली है, योग्य है, तो उसको वो स्कॉलरशिप के साथ दे देते थे दाखिला। और ये 65 बच्चों में से 60 ने पीएचडी किया, ये जो 5 साल मैंने चलाया। और उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज को हमारे साथ रह के पकड़ लिया था। कितने थे जो हमसे कहते थे सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, लेकिन स्कूल में पैसे नहीं थे, ना आईआईटी की तैयारी कर पाया, ना कुछ। तो मैंने कहा बेटा तुम भटके हुए हो, लड़कियां भी थी। मैंने कहा आप लोग भटके हुए, इंजीनियरिंग जिसको आप समझते हो वो इंजीनियरिंग है नहीं। क्या तुम्हें स्पेस शटल बनाना है, क्या तुम्हें रॉकेट बनाना है, उसको इंजीनियरिंग कहते हैं। तो हाँ, ये तो करना है हमें। तो हमने गणित और कंप्यूटर्स का जो बेस यहाँ दिया, और फिर वहां उन्होंने गणित में पीएचडी किया। तो वो बच्चे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, कैंसर का एक सर्वश्रेष्ठ रिसर्चर है जो कैंसर के नए इलाज निकाल रहा है, वो मेरा ही पढ़ाया हुआ बच्चा है, उसके पास गणित में पीएचडी है। हाँ, तो ये गणित की व्यवहारिकता है ना, उसको हमने जोड़ा हुआ है। यहां हम नहीं जोड़ते, ब्लैक बोर्ड में अगड़म बगड़म फॉर्मूला रटा देते हैं, तो हमारी हानि हो रही है। उस प्रयोग को भी लोग अपनाएं, जो शिक्षा नीति का भी वही रास्ता है, तो भारत का भला होगा। उम्मीद रखता हूं जम्मू कश्मीर से रास्ता निकलेगा। जी,
आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का के माध्यम से भी शिक्षा पे काफी जोर दिया है और आपने एक बार डीडी हमारे दूरदर्शन से भी आपने जो है एक प्रयोग किया था इंटरैक्टिव क्लासेस का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, देखिए ये फिर आप जो कह रही थी ना कि इन बच्चों को कैसे शिक्षा पहुंचाएंगे, ये 1992 का किस्सा है। मैं बहुत यंग था, मैं अमेरिका से लंबे अरसे के बाद लौटा था। दूरदर्शन ने हमसे संपर्क किया और उस समय मैं स्कूल वूल के गणित से जुड़ा नहीं था, कोई लेना देना नहीं था मेरा। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा भाई थोड़ा हेल्प कर दो। तो क्या था वो, एक प्रोजेक्ट थी। दूरदर्शन के पास एक नई टेक्नोलॉजी आई थी सैटेलाइट से ट्रांसमिशन की। उसके पहले वो टावर से करते थे, तो उसको टेस्ट करना चाहते थे। तो उसके संदर्भ में वो उन्होंने हमसे कहा कि आप गणित के 12वीं कक्षा के 6 लेक्चर लीजिए एक एक दिन, और पूरा देश आपके लेक्चर को सुनेगा, देखेगा। 12 कक्षा ऐसी हमने निर्धारित कर ली है भारत में, जहां का बच्चा जब आप क्लास ले रहे हैं दूरदर्शन पे, वो बच्चा आपको देख भी रहा है और आपसे बात भी कर सकता है। आप उसको सिर्फ सुन पाएंगे, वो आपको देख भी सकता है, बात भी कर सकता है, आप भी बात कर सकते हैं। तो इस प्रयोग में मैंने गणित का एक विषय उठाया 12वीं का, और मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। बस दूरदर्शन के 2 कैमरा थे स्टूडियो में, एक सामने और एक ऊपर, बड़े बड़े कैमरा थे। एक बड़ी सी मेज थी, उस पे चार्ट पेपर था और 3 कलर्ड पेन थी। तो मैं बोलता था तो सामने वाले कैमरा में देखता था, और जब लिखता था तो ऊपर वाला कैमरा ऑन हो जाता था। लेकिन मैंने उसको इंटरैक्टिव बना दिया, सवाल जवाब खूब करता था बच्चों से। और ये जो 12 क्लासेस थे भारत में, वहां के बच्चे लगे मुझको चैलेंज करने, मुझको घेरने की कोशिश सवाल में, और मैं व्यवहारिक सवाल कर रहा था। तो इसका इतना प्रभाव पड़ा कि जब ये खत्म हो गया प्रयोग, उसके 1 महीने बाद दूरदर्शन ने मुझे बुलाया। हमने कहा आप क्यों बुला रहे हैं? तो बोले हम आपको कुछ दिखाना चाहते थे। जब आए तो एक बड़ा सा हॉल था जिसमें कोई फर्नीचर नहीं था। उन्होंने खोल के दिखाया, बोरे के बोरे मेरे लिए जो है मेल आई हुई थी, पत्र। उन दिनों में इंटरनेट नहीं था। कहा ये आपका फैन मेल है। तो अब हम इतना क्या देखते, उसमें से मैंने 15-20 ऐसे ही रैंडमली बोरे खोल के देखा। तो उसमें मेरी आंखें खोल के वहां सबने ये लिखा था कि पहली बार यह विषय समझ में आया, हमारे टीचर क्यों नहीं ऐसे पढ़ाते और क्यों बंद कर दिया। तब मुझे आभास हुआ कि भारत की कमियां बहुत हैं, परंतु टेक्नोलॉजी के आधार पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ और भी प्रयोग दूरदर्शन और फिर एनडीटीवी के साथ जोड़ के किए, उसमें भी हमको इसी तरह की सफलता मिली। परंतु फिर मैं कह रहा हूं कि भारत ने उसको अपनाया नहीं। ऐसी सीख को देश ने अपनाया नहीं जिस तरह अपनाना चाहिए था। तो बेसिकली ऑनलाइन लर्निंग और ओपन एजुकेशन के बिल्कुल वो मार्ग है, और इंटरनेट कॉलेज जो हम बना रहे हैं उसको इसीलिए है। मुझे लगता है यही भारत के लिए एक समाधान है अच्छे एजुकेशन का। जी। तो सर, जैसे हमारा देश इतना महान रहा है, हम लोग आज भी इतिहास के गुण गाने जाते हैं, जहाँ चाणक्य हुए, जहाँ बहुत बुद्ध हुए। तो अब ऐसी क्या प्रॉब्लम है हमारे देश में कि हम खुद ही अपनी एजुकेशन शिक्षा पद्धति से हम संतुष्ट नहीं हैं? क्यों हम वो युग वापस दोबारा नहीं ला सकते? देखिए मैं आशावादी हूं। मैंने जैसे आपको कहा कि शिक्षा नीति तो सरकार ने इतनी अच्छी बना के दे दी है भाई, हमारे ऊपर है ना, दायित्व हमारा है कि हम इससे कुछ करें अच्छा। जी। और मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था, लेकिन मुझे कहा गया, पूछा गया कि आप जम्मू कश्मीर में अगर कुछ कर सकें तो करना चाहें तो हम आपको दे थोड़ा रहे हैं। बताइए इस बारे में, आप क्या कर रहे हैं बस जम्मू वही कर कश्मीर रहे हैं जो मैंने आपको बताया, डिजाइन योर डिग्री। जी। और इसके माध्यम से जब पूरे जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है, करीब करीब हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में भी अब जा रहा है। जी। तो ये शिक्षा नीति से जुड़ा है और इसी से भला होगा। और इसमें कोई ऐसा विशेष धन नहीं लगता है। तो ये सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज है, वहां तो कुछ फीस लग नहीं रही जम्मू कश्मीर में, जी। वहां प्राइवेट यूनिवर्सिटी है नहीं। जी। और मैं उम्मीद रखता हूं कि देखिए जब आप इसको ठीक तरीके से ले जाएंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी देखेगी कि देखिए आपके पास संख्या इतनी ज्यादा आ रही है पढ़ने वालों की कि फीस ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं, कम लेंगे तो नंबर से ही रेवेन्यू आ जाएगा। जी। तो वो लोग भी सीखे इसको तो अच्छा ही होगा, ये मेरा कहना है। डिजाइन योर डिग्री उसका नाम है, और यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय वगैरह उसको लेकर अध्ययन भी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि धीरे धीरे भारत में इसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। सर, आपकी सोच है कि एक शिक्षक भी पूरे जीवन विद्यार्थी रहता है, लेकिन एक गलती जो अध्यापक
मोस्ट ऑफ अस हम लोग करते हैं कि हम खुद को महान समझने लगते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। देखिए, जो शिक्षा से क्या जीवन में जो भी है, मैं ये मानता हूं कि हर, गांधी का कहना था कि हर व्यक्ति विशेष की जो आत्मा है वह ईश्वर की खोज में है, भले आपको मालूम हो चाहे ना हो। और वो आपका ईश्वर कौन है वो हम नहीं बताएंगे। गांधी कहते थे वो अपने आप ही अपने को टटोलेगा तो समझ जाएगा। रामानुजन के ईश्वर गणित के माध्यम से थे, अमिताभ बच्चन के एक्टिंग से जुड़े हैं, तेंदुलकर के क्रिकेट से। ये उनका धर्म है। जब आप इसको धर्म मान लेंगे तो आपका भला होगा। तो मतलब यही है कि हमें किसी न किसी तरह से बच्चों को इससे जोड़ना है। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। अपने आप को वो पहचाने और उसके साथ जुड़ जाए तो उसका भला होगा। तो हमें माध्यम ये बनाना है कि कैसे वो अपने आप से जुड़े, अपने आप को पहचाने, अपने ईश्वर को पकड़े, भला होने लगेगा, वो ऊपर उठ जाएगा। तो शिक्षा यही बताती है, इसी को शिक्षा कहते हैं। जो अनुभव, जो प्रयास, जो प्रयोग आपको ईश्वर से जोड़ते हैं अंतर की आवाज से, तो वो आपके लिए शिक्षा का रास्ता बनते हैं। यही करना चाहिए। भारत महान इसी से था। जितना भी मैंने अध्ययन किया जो भारत में प्राचीन काल में, मैं तो मानता हूं अनादि काल से बड़े ऊंचे दर्जे की खोज हुई है, बड़े बड़े ऊंचे दर्जे की। यूरोप ने उसको 1,000 साल बाद निकाला है। कई गणित में है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मेडिसिन में, देखिए मैं आपको इतिहास की बात बता रहा हूं। सबसे पहले मुझे कहां से पता चला, प्लास्टिक सर्जरी और कैटरैक्ट सर्जरी का निर्माण और खोज भारत में हुआ था। नाम एक नहीं, कई लोग जुड़े थे, लेकिन उसका निर्माण खोज भारत में हुआ था। ये कहने की बात नहीं है, इतिहास की बात है। मुझे कैसे पता चला, सबसे पहले एक रशियन हिस्टोरियन थे, एक रशियन इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा था। अलेक्जेंडर नेमिरोव्स्की ने अपने रिसर्च में दिखाया था। उसके बाद अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां मेडिसिन में बहुत एडवांस्ड काम होता है, उनके यहाँ हिस्टोरियंस हैं मेडिसिन के, उन्होंने अपने किताबों में लिखा है शोध के आधार पर कि भारत में प्लास्टिक सर्जरी भी हुई, कैटरैक्ट भी हुई पुराने जमाने में, और तरह की दवाइयां भी निकली। फिर मैंने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में भी एक पुस्तक देखी जिसमें ईसा मसीह से पहले के काल में सर्जरी के जो औजार हैं वो किस सूक्ष्म रूप के औजार हैं, उनको कैसे निर्माण करते हैं और किस चीज में प्रयोग करते हैं प्लास्टिक कैटरैक्ट सर्जरी के लिए, वो सारा उसमें वर्णन है। वह सब भारत ने किया था। तो भारत उस जमाने में तो ये सब कर लेता था। क्यों? क्योंकि भारत के यहाँ शिक्षा व्यवहारिक थी, वो समाज से जुड़ी थी। अब हम भूल गए हैं, हम न इधर के रहे न उधर, न अंग्रेजों की तरह बन पाए जो आगे निकल गए हैं, और हमको एक पद्धति उन्होंने दे दी, उसको हमने और खराब ढांचे में डाल के अपने ऊपर अपना लिया कि ब्लैक बोर्ड में पढ़ाओ, समाज से न लेना न देना। हमारे यहाँ 5,000 बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। आप खुद सोचिए कि करेंगे क्या जीवन में उसके बाद। तो मैंने इनसे खूब बात की है। हमने पूछा भाई क्यों संस्कृत पढ़ते? कहा अच्छी लगती है। तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हें अगर मैं अवसर दूं तो संस्कृत के साथ कुछ और भी हासिल करोगे? तो कहते हैं हाँ। 1/3 ने मुझसे कहा कि हम गणित से जुड़ना चाहेंगे, 1/3 ने कंप्यूटर साइंस, और 1/3 ने पॉलिटिकल साइंस कहा, क्योंकि संस्कृत का नैसर्गिक नाता है इन विषयों के साथ। लेकिन हमारे यहाँ संस्कृत के बच्चे को वंचित रखते हैं इन चीजों से। तो किसकी हानि हो रही है? उनकी और भारत की। ये हमारी कमी है। शिक्षा नीति जो नई है वो कह रही है कि इन दीवारों को तोड़ो, और तब आप देखिए कैसे भारत फिर से निकलेगा, अच्छे दर्जे में ऊपर उठेगा। नहीं तो हम भी सड़ जाएंगे। जी, अभी हमारे यहाँ एआई समिट हुई और पूरे विश्व में इसकी चर्चा है, सब लोग बहुत सराह रहे हैं इसको। एआई का इम्पैक्ट भारत की जो हमारी जो उद्योग नीति है उस पर कैसे पड़ने वाला है? क्या हम इसके सहारे आगे बढ़ जाएंगे, या हमने कुछ चीजों का ध्यान नहीं दिया तो हम पीछे भी रह सकते हैं? बिल्कुल, हम खतरे में हैं। देखिए, अच्छा लगता है, समिट हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला, बाहर से तमाम विशेषज्ञ आए, और हमारा युवक है, युवा पीढ़ी जो है वो उससे प्रेरित भी हुई, उसको मन भी लग रहा है। परंतु उपलब्ध कौन करा रहा है? शिक्षा के ही संस्थान कराएंगी।
आप मुझे बताइए कि कहाँ हम एआई में पढ़ाने में, लिखाने में, शोध कार्य में निपुण हैं? बताइए एक शिक्षा की संस्था, कोई नहीं है। तो युवक का भला ऐसे तो नहीं होगा। और वो जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनका एक ध्येय तो ये रहता है कि अपने कंपनी को यहाँ लगाएं, माल बेचें, तो हम थोड़ा खतरे में हैं, वो हमको कॉलोनाइज कर लेंगे आर्थिक रूप से। तो भारत को इसको लेकर सजग होना चाहिए। ये एक शुरुआत अच्छी हुई है, जो समिट हुई ना, बहुत अच्छी शुरुआत है, परंतु हम इसके बाद अब आश्वस्त न हो जाएं। हमें चुनौती को पहचाने और उसको लेकर कैसे शिक्षा में सुधार लाएं जिससे बच्चे का भला हो, वो करें। मैं आपको एक सरल उदाहरण बता रहा हूं। अमेरिका में एक प्रयोग चल रहा है, अब वो कई शहरों में चला गया है। ऐसे स्कूल है, उनका नाम है अल्फा स्कूल। अल्फा स्कूल में बच्चा सुबह 8 बजे आता है और करीब 3:30-4 बजे तक रहता है, और वो खेलता भी है और काम करता है कुछ, लेकिन पढ़ाई 2 ही घंटे की रोज होती है, 2 घंटे की, और कोई टीचर नहीं है। वो एआई के माध्यम से पढ़ रहा है, लेकिन व्यवहारिक तौर से। और वो बच्चा, उसका आकलन हुआ है, अमेरिका के टॉप 1% के स्टूडेंट्स में उसका रैंक आता है। तो कोई टीचर नहीं है, आप देख रही हैं, एआई से पढ़ रहा है, और 2 ही घंटा रोज। यहां तो आप सुबह से रात बच्चे को मरवा देते हैं आईआईटी के पढ़ाई में, बच्चे को सोचने की क्षमता ही नहीं रहती। वहां का बच्चा सोचने में निपुण है, अपने आप को पहचानने में निपुण है, और वहां पढ़ाई 2 ही घंटा रोज हो रही, बाकी टाइम वो और चीजें करता है, स्विमिंग करता है, ये करता है, वो करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता है, समाज के प्रॉब्लम के साथ जुड़ता है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे ना, तो यही सारी चीजें अमेरिका को हमेशा आगे रखती हैं। इस तरह के प्रयोग हर पिछले दशक, कई मैंने देखा, हर दशक में अमेरिका, चाइना भी अब आ गया है, इन चीजों को लेकर अपने को हमेशा आगे रखता है औरों से। तो भारत को भी यह पहचानना होगा, और एआई के साथ तो बड़ा खतरा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं एआई का। मैंने इंपीरियल कॉलेज से पीएचडी किया, वहां पीएचडी में एवरेज टाइम 4 साल लगता है। वो वहां उन्हीं का दाखिला होता है जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं पीएचडी के लिए। अगर आपने पीएचडी 3 साल में कर ली तो लोग कहते हैं ये जीनियस है। अब पिछले 1 वर्ष से जिसने ओपन एआई कंपनी ने बनाया है अमेरिका में, वो एक अपना अलग से एक एआई का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उसका नाम है A4 मिनी। वो पब्लिक में नहीं है, आएगा भी नहीं, वो अपने लिए डिफेंस वगैरह में यूज करेंगे। वो 30 सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञों के साथ वो 1 वर्ष से उसका कस्साकस्सी चल रही थी। गणितज्ञ उसको सवाल देते थे, वो उसका समाधान निकालता था। मई में वो 30 के 30 गणितज्ञ उसके सामने बैठे और उसको एक पीएचडी का प्रॉब्लम दिया। समझ रहे हैं? ये सर्वश्रेष्ठ कोटि के गणितज्ञ हैं। इंपीरियल जहां पर के नंबर 2-3 रैंक में हमेशा रहता है वर्ल्ड में, वहां 4 साल लगते हैं पीएचडी के लिए। इस मशीन को दिया पीएचडी का प्रॉब्लम, 10 मिनट में कर दिया। आप समझ रही हैं? तो हम खतरे में हैं। ये नॉलेज हमको छोड़ देगा, ये लेकर निकल जाएंगे आगे। तो हमें इसके लिए सतर्क, और कैसे हम इसको, चुनौती को कैसे पकड़े? हमारी शिक्षा की संस्थाएं थोड़ा जगे तो क्यों नहीं भारत में एआई हो सका? जब औरों ने किया तो हम जग गए। तो सरकार थोड़े कुछ करेगी, हमारी संस्थाओं को जगना चाहिए था ना, नहीं जग पाए। आईआईटी से पूछिए कि क्यों नहीं आप जगे पिछले 10 साल में। आप पूछिए, जेएनयू से पूछिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछिए कि आप 10 साल क्या कर रहे थे, आपको क्यों नहीं आभास हुआ कि एआई में हमें कुछ करना चाहिए? नहीं किया हमने। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, और ये भारतवर्ष है, हम कर लेंगे, संभाल लेंगे। एक और चीज है, जैसे हम यहाँ तो हम बात कर रहे हैं उस वर्ग की जो कि शिक्षा के लिए आतुर है या जो थोड़ा सा पैसे के लिए उपलब्ध है, उनका क्या होगा? जैसे हमारे हथकरघा उद्योग हैं या किसान हैं, जिनको एआई के बारे में का भी नहीं पता है, और एआई आज की डेट में आप जैसे बता रहे हैं, कुछ सेकंड्स में ही, कुछ मिनट्स में ही अपना काम कर डालता है। वो कपड़े 2 मिनट में बुन सकता है, वो एम्ब्रॉयडरी कर सकता है। तो हमारी जो ये पॉपुलेशन है जो इसके बारे में अवेयर ही नहीं है, इनका कैसे भला होगा एआई के इस जमाने में? फिर है, मैं यही कह रहा हूं, देखिए, अगर हमारी शिक्षा की जो संस्थाएं हैं, इन्हीं को ये समाधान निकालना है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। भारत रेडीमेड गारमेंट्स में काफ़ी एक्सपोर्ट करता है, काफ़ी धन आता है। हम जब इसका निर्यात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज भी आता है। मैंने एक लेख लिखा था 6 वर्ष पहले कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, उसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने वहाँ के ग्रांट दिया
कि तुम हमारे लिए एक ऐसा रोबोट बनाओ जो सिलाई कर सके हर तरह की। और उसने 6 वर्ष पहले ऐसा रोबोट बनाया, उस समय तो एआई इतना आगे भी नहीं गया था, कि वो रोबोट हर तरह का कपड़ा सी लेता है। अब हम भारत कपड़ा यहां से कैसे बना के क्यों बेचता है? क्योंकि हमारे यहाँ लेबर सस्ता है। ऐसा तो नहीं है कि हमको कोई खास सिलाई आती जो उनको नहीं आती, उनके यहाँ लेबर महंगा है इसलिए यहां से सिला रहे हैं। अब अगर रोबोट सी देगा तो फिर आप क्या करेंगे? तो कितना खतरा आ रहा है। तो इसका समाधान क्या है? वो तो करेंगे ही करेंगे। हमें अपने जो हथकरघा के लोग हैं उनको हमारी शिक्षा की जरूरी थोड़ी वो आके यहाँ बीटेक की डिग्री लें, उनको ट्रेनिंग दें इन चीजों के साथ कि अब आप एआई को लगाइए और उसके माध्यम से बनाइए। ये नहीं कर रही हमारी शिक्षा की संस्थाएं। हमने सरकार पे छोड़ दिया है कि स्किल्स दो स्किल्स दो। ये गलत है। हमारी शिक्षा की संस्थाओं को इन्हीं चीज से जुड़ना है, इन्हीं स्किल्स से नॉलेज निकलती है। भारत में एक अजीब अवधारणा है कि स्किल्स अलग है और नॉलेज अलग है। ऐसा नहीं है। स्किल्स और नॉलेज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए हमें। तो एआई के बारे में बात हो रही है और एआई को से तक पहुंचने का हमारा माध्यम इलेक्ट्रॉनिक्स है। और आज की डेट में हम सभी पेरेंट्स, सभी लोग परेशान है कि हमारे बच्चे जो है वो कंप्यूटर और मोबाइल छोड़ते नहीं है। तो कैसे ही हम ये बैलेंस बिठा पाएंगे कि हम बच्चे को एआई की एजुकेशन भी दें और उसको हम बैलेंस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर भी रखें? थोड़ा बताइए। नहीं, आप दूर मत रखिए, जबरदस्ती मत कीजिए उसको। ऐसा होता है कि उसकी क्रिएटिव एनर्जीज जो इस समय है ना, उसको उस दिशा में थोड़ा डाल दीजिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे भैया हैं, हमसे 5 साल बड़े हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है लड़की, जुड़वा है। तो जब वो पैदा हुए थे तो मैंने देखा कि अभी उनको लिखना विखना नहीं आता है, लेकिन कंप्यूटर पे खूब वहां गेम खेलते थे। तो हमने एक आध बार भैया से कहा कि भैया ऐसा तो नहीं कि इससे हर वक्त इसी में बहके रहेंगे। लेकिन उन्हीं गेम्स के माध्यम से उन्होंने 2 चीजें अपने को सिखा लिया। एक तो उन्होंने अंग्रेजी पे अच्छी पकड़ कर ली, क्योंकि जो गेम्स वो खेलते थे, भैया भी नासा में बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, तो उनको वो गेम्स देते थे जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े और थोड़ा भाषा पे अधिकार होना चाहिए। गेम्स चुनौती वाले थे। तो उन बच्चों ने अपने को अंग्रेजी में ग्रामर वगैरह सब अच्छी तरह से बिना स्कूल जाने के 2 वर्ष पहले सिखा लिया। एक तो ये। दूसरा, उन्होंने गणित सिखा लिया अपने को, क्योंकि वो उसमें गणित की आवश्यकता पड़ती थी गेम्स में। तो हमें भी इस तरह से करना चाहिए कि इन बच्चों को, और वो उनको बच्चों को भाती है, लेकिन कोई बताने वाला हो ना। हमारा पेरेंट, अक्सर ये पेरेंट वर्ल्ड वाइड है, ये वो भी थोड़ा अभागा बेचारा भटक रहा है। जी। अगर वो सोचे और हमारे संस्थाएं इस तरह की चीजें गेम्स में बनाएं तो बड़ा फायदा होता है। मोस्टली पेरेंट्स हमारी उम्र के टेक्नो सेवी नहीं होते और बच्चों को सही डायरेक्शन नहीं दे पाते कि बच्चे ये वाला गेम संस्थाओं का दायित्व है ना, उनको कुछ करना चाहिए, नहीं करती। देखिए, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं। जब मैं स्कूल में था तो मुझे कॉमिक्स का बड़ा शौक था। उस समय टीवी तो था नहीं और अंग्रेजी की कॉमिक्स होती थी, लेकिन उससे मेरा बड़ा लाभ हुआ। हमारे जो प्रिंसिपल थे वो भी खूब शौकिया थे कॉमिक्स के। तो हम और वो हर दूसरे दिन अपने कॉमिक्स को एक्सचेंज करते थे। और हमारी माँ कहती थी, भाई कैसा प्रिंसिपल है, ये कॉमिक्स पढ़ता है, ये पढ़ाई में नहीं मन लगाता। लेकिन उससे मेरा इतना लाभ हुआ, वो मेरे लिए वो शिक्षा का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के गेम्स भी ये दे कैन बी वेरी बेनिफिशियल, लेकिन उस तरह का प्रिंसिपल भी तो चाहिए ना। उन्होंने कभी ऐसी बेहुदा कॉमिक्स हमको नहीं दी। इतिहास से जुड़ी कॉमिक्स, साहित्य से जुड़ी कॉमिक्स ऐसी देते थे वो, और मेरा मन लगता था। उससे मैंने बहुत सीखा, इतिहास सीखा, साहित्य सीखा, बहुत कुछ सीखा उससे। फिर उसी को आगे ले गया मैं। तो सर, हम अब प्रोग्राम की समाप्ति की तरफ हैं और जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप हमारी युवा पीढ़ी को और सबसे ज्यादा जो हमारी जेन जी जो है वो चल रही है, उसको कुछ संदेश देकर जाएं, जिससे वो कंप्यूटर से जुड़े भी रहें और अपना भला भी करते रहें। न तो वो कंप्यूटर की परवाह करें, न वो समाज की परवाह करें। वो अपने अंदर टटोलें। और कैसे टटोलेंगे? देखिए, हम सब के लिए कोई ना कोई आदर्श होता है, कोई व्यक्ति है, कोई पुस्तक है, ये अनुभव है। तो प्रयास करें कि कोई आदर्श अनुभव या आदर्श व्यक्ति या आदर्श संस्था से कुछ जुड़ के सीखे। और जरूरी नहीं कि उसमें जाके दाखिला लीजिए, आप वेब से भी बैठकर सीखिए ऐसी चीज
जो आपके अंदर आपको थोड़ा हिला दे, जगा दे, और फिर आपको अपने आप रास्ता मिलेगा। जो आप शिक्षा हासिल करें न करें उसकी चिंता मत कीजिए, यह करिए तो भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने मेरे ख्याल से बहुत लोगों की आत्मा को आज जगाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस एपिसोड से बहुत सारी जानकारी मिली होगी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। तो इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और आपसे फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत नमस्कार।